पुरअसरार कहानियों में एडवेंचर, सस्पेंस और क्राइम स्टोरी तो शामिल होती है, लेकिन उनमें मजाक का अंसर शामिल करना एक मुश्किल तरीन काम है। ज़ैर नज़र स्टोरी में ये अनोखी खूबी पैदा की गई है और फ़राईन मिस्र की लातादाद पुरअसरार कहानियों में उसके हैरत अंगेज दास्तान की शमूलियत एक मुनफरिद अमल है, और जहां उसमें लम्हा लम्हा सनसी है वहां बेख्तियार कहके भी शामिल हैं। एडवेंचर, सस्पेंस और तंदो मज़ा से भरपूर नावल M.A. राहत के कलम से ताबूत। बहरतौर सफ़र का अख्ताम हो गया। इस वक्त हम एक अजीबोगरीब जगह पहुंच गए। ये जगह एक नदी पर थी जिसकी गहराइयों में एक आबादी नज़र आ रही थी। पता नहीं उस आबादी का नाम शील्ड स्टोन क्यों रखा गया था। पथरीला और वसीओ अरीज मैदान जिसमें जगह जगह रखने मैदान में कच्चे पक्के मकानात बिखरे हुए थे और उनकी कोई तरतीब नहीं थी। एक जगह पोशीदा क़याम के लिए मुंतखब की गई और उसे अपना आर्जी हेडक्वार्टर तय किया गया। यहाँ से शील्ड स्टोन का बाकायदा जायज़ा लिया जा सकता था और बज़ाहिर ये जगह ऐसी थी कि मैं और मेरे ज़बरदस्ती के साथी की किसी की निगाहों में भी नहीं आ सकते थे। बहरतौर मैंने ये जगह गनीमत समझी। एलन डॉग और टेरेसा ने राजदाराना अंदाज में मुझसे कहा, डियर ज़ैम्बुका, ये बात तो तय है कि ऊपर से तुम्हें बेमकसद नहीं भेजा गया और यकीनी तौर पर दस्तावेज़ के असूल के सिलसिले में तुम्हारा इंतखाब बेमकसद नहीं होगा। यानी हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि तुम्हें बाहिफाजत डैन गार्बो की रिहाइशगाह तक पहुंचा दिया जाए और वहां तुम्हारी ज़िम्मेदारियों का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जैसा कि एलन डॉग के दिल में है कि वो डैन गार्बो से अपने जज्बात की आग सर्द करना चाहता है, तो क्या तुम इस बात को बेहतर समझते हो कि एलन डॉग अपना अमल करे? मैडम टेरेसा की इस बात पर एलन डॉग ने चहक कर कहा, जिस तरह दस्तावेज़ का असूल हमारे सरपरस्तों के लिए उतना ही ज़रूरी है कि वे उसके लिए हर खतरा मोल ले सकते हैं, उसी तरह अपने भाई का इंतकाम मेरे लिए भी बेहद ज़रूरी है मैडम टेरेसा, और मैं उसके लिए कोई मशवरा कबूल नहीं करूँगा। हाँ, मैं हर उस तावन के लिए तैयार हूँ जो मेरा मकसद भी पूरा कर दे और हमारे सरपरस्तों का भी। चुनाचा बेहतर है कि जो भी मंसूबा बनाया जाए उसी की रोशनी में बनाया जाए ताकि मेरी दिलचस्पी भी उससे बरकरार रहे। क्यों नहीं, मैंने ये सवाल मिस्टर ज़ैम्बुका से इसलिए किया है कि अहम तरीन काम उन्हें मैं अंजाम देना है, मैडम टेरेसा ने गर्दन हिलाते हुए कहा। हाँ, मैं जानता हूँ कि डैन गार्बो की रिहाइशगाह में पहुँचने के बाद मुझे क्या करना है। मैं यही तसल्ली चाहती हूँ। अब सवाल डैन गार्बो की रिहाइशगाह तक पहुँचने का पैदा होता है तो एलन डॉग उसकी रिहाइशगाह में दाखिले के वो बहुत से रास्ते जानता है जो हमें मतलूब हैं, जो तुम्हें बाहिफाजत अंदर पहुँचा दें। उसके बाद हमारा मसला भी रह जाता है कि एलन डॉग अपना रास्ता अलग इख्तियार करे और तुम अपना रास्ता अलग। यानी तुम वो करो जो तुम्हारी ज़िम्मेदारी के तौर पर तुम्हें सौंपा गया है और एलन अपने दिल की आग बुझाए। रहा मेरा मसला, तो ये सब कुछ मैं भी चाहती हूँ, लेकिन क्या ये मुनासिब नहीं है कि मैं बैरूनी हालात को संभाले रखूँ और किसी भी गड़बड़ पर तुम दोनों लोगों की मदद बैरूनी तरीके से करूँ। हमारा मंसूबा भी यही था और मैं समझता हूँ कि मिस्टर ज़ैम्बुका को भी इसमें कोई एतराज़ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। तवील अरसे के बाद मेरा मखसूस जुमला मेरी ज़ुबान पर आ गया। मैं जो सर से पाँव तक बिल्कुल बंद कर रह गया था, किसी भी मंसूबे से इख्तलाफ नहीं कर सकता था, और ये भी दिलचस्प बात थी कि जो ज़िम्मेदारी मेरे सुपुर्द की गई मैं उसे अंजाम देने के सिलसिले में बिल्कुल ठीक था। यानी अगर पूरी हो जाए तो हो जाए और ना हो सके तो अल्लाह मालिक है। चुनाचा हम सूरज गुरूब होने का इंतज़ार करने लगे। फिर सूरज गुरूब होने में चंद ही लम्हात रह गए थे जब एलन डॉग ने मेरे साथ उस सफ़र का आगाज़ कर दिया। मैडम टेरेसा ने गमनाक निगाहों से मुझे अलविदा कहा। उन गमनाक निगाहों खाकों से हासिल हो गया था, वो भी गालबन ज़बरदस्ती। बहरतौर अतराफ़ को पूरी तरह महफूज कर लिया गया और हमने उन गहराइयों को अबूर करना शुरू कर दिया। चूँकि आफ्ताब गुरूब हो चुका था, इसलिए हम उन गहराइयों को बाआसानी अबूर कर रहे थे। एलन डॉग कम वक्त सिर्फ नाम ही का कुत्ता नहीं था, बल्कि दर हकीकत उसमें कुत्तों जैसी खसूसियात थीं। सफ़र के लिए उसने जिन रास्तों का इंतखाब किया वो गंदे पानी के निकास के रास्ते थे और मुझे बताए बगैर रफ्ता रफ्ता उन्हीं रास्तों की जन्म बढ़ रहा था, यहाँ तक कि वो गटर के अंदर दाखिल हो गया और मैं शदीद बदबू से गुजरता हुआ आगे बढ़ने लगा।
ये लंबा रास्ता काफ़ी तवील था और मेरी शरियानें बदबू की वजह से फटी जा रही थीं। फिर एक जगह हमें ऊपर निकलने का मौका मिल गया। यहाँ ताज़ा हवा नसीब हुई और मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे फेफड़े फटते फटते बच गए हों। एलन डॉग ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, इस तरफ से एक रास्ता तय खाने की तरफ जाता है और वहीं से हम सुरंगों में दाखिल हो सकेंगे जो खसूसी तौर पर बनाई गई थी। लेकिन क्या तुम उस मुहाफ़िज़ को देख रहे हो? कौन सा मुहाफ़िज़? और मैंने मुंह फाड़ कर कहा, वो सामने जो मौजूद है। मैंने उस मुहाफ़िज़ को देखा और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मुहाफ़िज़ एक दुबला पतला आदमी था। उसके कंधे पर बंदूक रखी हुई थी और वो लड़खड़ाते हुए अंदाज में टहल रहा था। मैंने अपना मंसूबा पेश किया। इस बार जैसे ही अपनी जगह से आगे जाएगा हमें उस दरवाजे तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा। एलन डॉग ने इस सिलसिले में कोई इख्तलाफ नहीं किया। हमारी तवक्का के मुताबिक मुहाफ़िज़ टहलता हुआ दूर निकल गया और हम फ़ौरन अपनी जगह से आगे बढ़ गए। एक लंबा मोड़ तय करने के बाद हम दोनों तय खाने के मोड़ पर पहुंच गए। दरवाज़ा खुला हुआ था और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। एक बहुत बड़ा आतिशदान नज़र आ रहा था। गालबन सर्दी के मौसम में यहाँ सर्दी कुछ ज़्यादा ही होती होगी, इसलिए आग का माकूल इंतज़ाम किया गया था। लेकिन इन दिनों सर्दी नहीं थी, इसलिए आतिशदान सर्द पड़ा हुआ था। जिन सुरंगों से हमें ऊपरी जानब गुजरना पड़ा उनकी चौड़ाई 1.5-2 फुट से ज़्यादा नहीं होगी। उसमें गंदगी और गिलाज़त भरी हुई थी। यकीनन जब हम उन सुरंगों को अबूर करके बाहर निकलेंगे तो हमारी शक्ल तब्दील हो चुकी होगी। रास्ते में एलन डॉग ने बताया कि ये तमाम सुरंगें ऊपरी कमरों तक जाती हैं और वहाँ से हम असल इमारत के उस हिस्से में पहुँच जाएंगे जहाँ तक पहुँचने के बाद डैन गार्बो तक रसाई हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। अगर अकब से हमारे को पीछे आ गया तो अमूमन ये जगह किसी के आने जाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए ऐसा कोई ख़तरा नहीं। ताहम अगर ऐसा हो भी जाए तो मजबूरी है, मुकाबला करना पड़ेगा पीछे से। और मैंने तमस्खराना अंदाज में कहा और एलन डॉग हंसने लगा। हम उन सुरंगों का सफ़र तय करते रहे। अब तक तो बदबूदार गटर लाइन में सफ़र तय किया था और अब ये सुरंगें मेरे सामने थी। ठीक है, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। और क्या किया जा सकता था? थोड़े थोड़े फासले पर रुक कर हम सुरंगों के ज़रिए ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि अब हम कौन सी जगह पर हैं। एलन डॉग ने एक तरफ रुक कर कहा, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो हम इस वक्त उसकी रिहाइशगाह के ऐन ऊपरी हिस्से में हैं और उसका कमरा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। मैंने आहिस्ता से कहा और उसके बाद हम एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ हमें इंसानों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। यहाँ हमें रुकना पड़ा क्योंकि हमारी आहटें भी नीचे सुनी जा सकती थी। हम उन आवाज़ों को समझ तो ना सके, लेकिन हमने उन लोगों को देख लिया था जिनकी तादाद 15-16 से कम नहीं थी। वो गालबन कोई मीटिंग कर रहे थे। एलन डॉग ने आहिस्ता से कहा, हो सकता है यहाँ से हमारे रास्ते मुख्तलिफ हो जाएं, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ डैन गार्बो की मौत है और अगर मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो जाता हूँ तो फिर दूसरे मसले तुम्हारे रह जाते हैं। मेरा मतलब है कि वो लोग मेरी जानब मतवज्जा हो जाएंगे और तुम अपने लिए कोई मुनासिब जगह तलाश कर सकोगे। मुझे एलन डॉग के ये जुमले बेहद दिलकश महसूस हुए। मुनासिब जगह अगर आराम के लिए हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसने एक सुरंग के पास पहुंचकर आहिस्ता से कहा, तो अब सूरत हाल ये है कि यहाँ से मैं उसकी तलाश में निकलता हूँ और तुम अपने मकसद के लिए आगे बढ़ते रहो। एलन डॉग ने रुख तब्दील कर लिया। मैंने उससे कोई बात नहीं की और वहाँ से आगे बढ़ गया। फिर ऐसी जगह नज़र आ गई जहाँ से मैं बाहर निकल सकता था। ना जाने क्यों मुझे एहसास हो रहा था कि एलन डॉग अपनी किसी कार्रवाई का आगाज़ कर चुका है, क्योंकि थोड़े ही फासले पर अच्छे खासे शोर शराबे की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैं उस सुरंग से निकलने के बाद एक अंधेरे से कमरे में पहुंच गया। यहाँ कम अज़ कम ताज़ा हवा थी और इतनी जगह भी थी कि मैं अपना हुलिया दुरुस्त कर सकूं। चुनाचा अपने बालों में से गिर्द झाड़ने लगा। दूसरी तरफ से बराबर आवाज़ें आ रही थी और यूँ महसूस हो रहा था जैसे एलन डॉग उनके दरमियान घिर गया हो। मेरे अपने ख्याल में यह एक अहमकाना कोशिश थी। बिलाशुबा वो एक तंदुरुस्त तवाना आदमी है, लेकिन इतने लोगों में घुसकर इस किस्म की कार्रवाई एक हमाकत हैसियत रखती है और ना ही ये बात मंसूबे में शामिल थी। मकसद यही था कि एलन डॉग खामोशी से डैन गार्बो को कत्ल करेगा और वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, जबकि मैं अपना काम अंजाम दूंगा। लेकिन एलन ने जोशो जज्बात में आकर उन तमाम ही लोगों पर हमला कर डाला और अब मुझे एहसास हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी तकरीबन नामुमकिन है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या करूं?
मैं अपने तौर पर अपनी कोशिश में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन अभी मैं यही सोच ही रहा था कि दफतन खोपड़ी के अकबी हिस्से में सूरज उतर आया। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरी खोपड़ी बहुत से हिस्सों में तकसीम हो गई है और सर में मुसलसल धमाके हो रहे थे, और मैंने अपने दोनों हाथों से अपनी खोपड़ी को पकड़कर उसे खरबूजे की तरह फटने से रोक रहा था। लेकिन यूँ महसूस हुआ जैसे ज़मीन घूमने लगी। ज़मीन तो नहीं घूम रही थी, अलबत्ता मैं घूम गया, और घूमने के बाद ज़मीन पर गिरना लाजमी बात थी। पता नहीं कब तक होशो हवास से दूर रहा, और जब शऊर ने काम शुरू किया तो सबसे पहले एक जुमला सुनाई दिया, होश में आ रहा है, होशियार। तुम फिक्र मत करो, ये दूसरी आवाज़ थी, और मेरी आंखों की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी, और थोड़ी देर के बाद माहौल में कुछ धुंधलाहटें नुमायाँ होने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा बदन किसी कुर्सी से बंधा हुआ है, और शायद मैं किसी वसी और अरीज कमरे में हूँ, और मैंने बंधे हुए बदन को जुम्बश देने की कोशिश की तो यह एहसास हुआ कि मेरे हाथ भी उसी कुर्सी की अकब में बंधे हुए हैं। सर से पांव तक टीसे ही टीसे उठ रही थी। फिर रफ्ता रफ्ता मनाजर वाज़े होते गए। मुझसे कुछ गज के फासले पर एक शख्स खड़ा था। वो एक भारी बदन का आदमी था, और उसके चेहरे पर जल्लादों जैसी करख्ती छाई हुई थी। उसके नज़दीक एक और शख्स भी मौजूद था, जिसे मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा था, यही शख्स डैन गार्बो था, क्योंकि उसका हलिया मुझे अच्छी तरह बताया गया था, और उसके देखने के बाद सबसे पहला अंदाज़ा यही था कि बेचारा एलन कुत्ते ही की मौत मारा गया, क्योंकि डैन गार्बो तो अच्छी खासी शक्ल सूरत में मेरे सामने मौजूद था। डैन गार्बो ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस्टर ज़ैम्बूका, तुमने और तुम्हारे उस बेवकूफ़ साथी ने मुझ तक पहुंचने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया, मैं उसकी दाद देता हूं। बिलाशुबा इन रास्तों से किसी इंसान का गुजरना नामुमकिन था। मेरे होश हवास जाग गए थे, लेकिन ज़ुबान हिलने में साथ नहीं दे रही थी। बस जी चाह रहा था कि मुसलसल खामोश रहूं। डैन गार्बो शायद मेरे अल्फाज का इंतज़ार करता रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अब तुम यहाँ आ गए हो तो मैं तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे मुंह से अब कोई आवाज़ नहीं निकल सकी। अलबत्ता मैंने गर्दन घुमाने की कोशिश की तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो कुछ मेरी निगाहों के सामने आया उसे देखकर मेरी तबीयत ज़रा खुश हो गई। यहाँ अजियत देने के बहुत से आलात नज़र आ रहे थे। ना जाने क्या क्या नज़र आ रहा था। गालबन इस अजियत गाह में मुझे खसूसी तौर पर लाया गया, और मेरे साथ जो सलूक होने वाला था उसका मैंने बखूबी अंदाज़ा कर लिया। खुदा इन सब को गारत करे जो अपनी मकसद बरारी के लिए मुझ बदनसीब का ही इंतखाब कर लेते हैं, और मुझे आगे बढ़ाकर खुद चैन की बांसुरी बजाते हैं। अब अगर इस जलील इंसान ने ये तमाम चीज़ें मुझ पर इस्तेमाल करना शुरू कर दी तो मेरा क्या होगा। होशो हवास रुखसत हुए जा रहे थे। मैं आंखें भींच भींच कर गर्दन झटक रहा था। तब डैन गार्बो की आवाज़ सुनाई दी, नहीं डियर ज़ैम्बूका, तुम बेहोश होने की कोशिश नहीं करोगे। बेहतर यही होगा कि तुम्हारे हक़ में कि तुम होशो हवास कायम रखो, और होशो हवास के आलम में ही हमसे गुफ्तगू करो। अगर तुम बेहोश हो गए तो हम तुम्हें होश में लाने की जो कोशिश करेंगे वो तुम्हारी तवक्का से ज़्यादा भयानक होगी। और मैंने बौखलाकर आंखें खोल दी। सहमे हुए लहजे में बोला, नहीं नहीं, मैं पूरी तरह होशो हवास के आलम में हूँ। अब तुम चंद सवालों का जवाब दे दो और अपनी गुलो खुलासी करो। हो सकता है डियर ज़ैम्बूका मैं तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचाऊँ, चूँकि तुमसे मुझे बड़ी थोड़ी बहुत अकीदत है। लेकिन एक अकीदतमंद अगर मुसीबत ज़्यादा बनने वाला हो तो उसकी अकीदत ज़रा कम हो जाती है, और मुसीबत में कुछ ज़्यादा ही सामने आ जाती है। अगर वो दस्तावेज़ तुम्हारे हाथ लग गई और तुम्हारे ज़रिए उन लोगों तक पहुंच गई तो जानते हो क्या होगा। बहुत ही अजीबो गरीब सूरत हाल हो जाएगी, क्योंकि मकामी हुकूमत से मैंने अपने मफादात के असूल के लिए उस दस्तावेज़ का सौदा कर लिया है। लेकिन एक दिलचस्प बात और भी मैं तुम्हें बताऊँ डियर ज़ैम्बूका, कि उस सौदेकारी में भी एक गहरा राज पोशीदा है। मकामी हुकूमत सिर्फ इसीलिए मेरे साथ तावन पर तैयार हुई है कि मैं दस्तावेज़ उसके हवाले करूँगा, लेकिन दर हकीकत दस्तावेज़ की दूसरी कापी उन लोगों तक पहुँचेगी जो उसके असल हकदार हैं। जब तुम और तुम्हारे साथियों का शुमार उनमें नहीं, तुम उन ज़बरदस्ती के अफराद में से हो जो किसी भी चीज़ पर कब्ज़ा करने के लिए मुजरमाना तौर पर कार्रवाइयों का आगाज़ कर देते हैं, और ये नहीं सोचते कि तुम्हारे थोड़े से मफाद के लिए दूसरों को किस हद तक नुकसान पहुँच रहा है। तो ये सूरत हाल तुम्हारे इल्म में आ गई होगी। अब मैं तुमसे सिर्फ इतना मालूम करना चाहता हूँ कि मुझे इस दस्तावेज़ का पता भी बता दो। दरअसल तुम्हारा साथी एजेंट जो बिल आखिर मेरे हाथों मारा गया, कम वक्त उसके असूल में कामयाब हो गया था। उस वक़्त मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी कि दस्तावेज़ उसने कहीं महफूज कर दी।
बल्कि मैंने यही सोचा था कि वो उसके असूल में नाकाम रहा है। काश मुझे इस बात का इल्म हो जाता तो मैं उसे हलाक करने से पहले वो जगह मालूम कर लेता जहां उसने वो दस्तावीज़ छुपाई है। लेकिन ये बात भी मेरे इल्म में थी कि वो दस्तावीज़ की इतला दे चुका है। बस ज़रा सी गलती हो गई और मिस्टर ज़म्बूका और मैं तुम्हारे बारे में सुना। बिलाशुबा उन्होंने एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो इस सिलसिले में बहुत कारआमद हो सकता था। तुम्हारी कहानियाँ मेरे कानों तक पहुँच चुकी हैं, लेकिन मेरे बारे में शायद तुम बेहतर तौर पर नहीं जानते। उसने आगे बढ़कर मेरे बाल पकड़ लिए और एक झटके से मेरा सर पीछे कर दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वह दस्तावेज़ उस एजेंट ने कहाँ छुपाई हैं। इस वक्त फ़ैसला करना मेरे लिए ज़रा मुश्किल काम है। मुझे इल्म था कि दस्तावेज़ कहाँ है। अगर मैं उस दस्तावेज़ के बारे में बता देता तो क्या इस बात के इम्कानात थे कि ये लोग मेरी ज़िंदगी बख्श देते। डैन गार्बो कभी ये बात पसंद ना करता कि मैं ज़िंदा वापस जाऊँ। हाँ, मेरी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ उसी शक्ल में मुमकिन था कि मैं अपनी ज़ुबान बंद रखूँ। चुनाचा मैं खामोश रहा। डैन गार्बो चंद लम्हात मेरे बोलने का इंतज़ार करता रहा और जब मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो उसने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। फिर उसने घुराए हुए लहजे में कहा, तुम और तुम्हारा साथी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मैं किस तरह अज़ियतें दे देकर तुम्हें मार डालूँगा। लेकिन कोई बात नहीं, पहले तुम जहन्नम में रसीद हो जाओ और मैं उस डाग ही की मौत मारूँगा। चलो शुरू हो जाओ। उसने दूसरे आदमी की तरफ रुख करके कहा, जो शक्ल ही से जलाद मालूम होता था, और मैंने आंखें बंद कर लीं। वह शख्स अपनी जगह से हटा और एक सिमत चला गया। मैं जहाँ तक गर्दन घुमा सकता था मैंने घुमा कर देखा वो कहाँ तक जा रहा है, लेकिन वह मेरे अक्ल में पहुँच गया और फिर दफ़्तर में मेरे बदन में चिंगारियाँ थी दौड़ने लगीं। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हुआ था उसके बारे में मैंने गौर नहीं किया था कि वो किस किस्म की है, लेकिन अचानक ही मुझे कुर्सी गर्म होती हुई महसूस हुई। गालबन वह हीटर किस्म की कुर्सी थी और अब मैं उसमें बरकी रौ दौड़ा दी गई और मेरा निचला बदन पूरी तरह जलने लगा। मैंने कई बार उचकने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है कि इस तरह बंधा हुआ था कि उठ ना सका और फिर मेरे हलक से दिल खराश चीखें निकलने लगीं। चंद लम्हात के बाद गालबन कुर्सी में दौड़ाई जाने वाली बरकी रौ रोक दी गई और डैन गार्बो मेरे नज़दीक आ गया। हाँ, इससे कबल मैं दूसरे दौर का आगाज़ करूँ, बेहतर है कि तुम अपनी ज़ुबान खोल दो। ये जिस ज़राफ़त नहीं थी, बल्कि गालबन होशो आवाज़ साथ छोड़ते जा रहे थे। मैंने मुंह खोल कर ज़ुबान उसके सामने निकाल दी और इस बात पर शायद ज़िंदगी भारी अफसोस करता रहूँगा, क्योंकि उसका उल्टा हाथ मेरे मुंह पर लगा तो ज़ुबान दांतों तले आकर कट गई। मेरे मुंह से खून के कतरे बहने लगे और मैं अपनी गर्दन ज़ोर ज़ोर से झटकने लगा और फिर मैंने उसकी एक कुली ज़मीन पर की और डैन गार्बो मेरी सूरत देखकर हंसने लगा। बहुत ज़रीफ बनने की कोशिश कर रहे थे। चलो इसे खोल दो और वहाँ जंजीरों से बांधो। गालबन अब डैन गार्बो मेरे लिए किसी नई अजियत का इंतज़ाम करना चाहता था। मुझे खोला गया, लेकिन मेरे पाँव साथ नहीं दे पा रहे थे। उस कमबख्त जलाद ने मेरी बगलों में हाथ डालकर मुझे घसीटा और ऊपर दीवार तक ले गया जहाँ 2 कड़े लटके हुए थे। ये कड़े मेरे हाथों में पड़ गए, लेकिन शुक्र ये था कि कड़े मेरे कद से ऊंचे नहीं थे और मेरा पाँव ज़मीन पर जम गए। लेकिन जो कुछ होने वाला था उसका अंदाज़ा मुझे बखूबी हो गया और मेरी रूह फना होने लगी। जिलादनुमा शख्स ने चमड़े का ज़बरदस्त किस्म का कोड़ा उठाया और उसे ज़मीन पर पटकता हुआ मेरी तरफ आने लगा। अब क्या करूं? और दफ़्तरी मेरे मुंह से भराई हुई आवाज़ निकली, डैन गार्बो, तुम मुकम्मल तौर पर गलतफहमी का शिकार हो। मुझे अजियत देकर हलाक करने से तुम जिस कदर खसारे में रहोगे उसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं। अगर नहीं है तो मुझे अंदाज़ा करा दो, उसने आहिस्ता से कहा। तुम्हें डबल क्रॉस करने की कोशिश की गई है कि एलन डाग तुम्हारे हाथ लग गया है। गोया मुझे जो इतला मिली थी वो बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं मेरे दोस्त, एलन डाग मेरे हाथ नहीं लगा है, लेकिन मेरे साथी उसे तलाश करते फिर रहे हैं और फिर मैंने उन्हें हदायत कर दी है कि उसे भी बहुत जल्द मेरे पास पहुंचा दें। तो फिर मैं तुम्हें एक हकीकत से आगाह करना चाहता हूँ। मुझे ज़म्बूका बनाकर यहाँ भेजा गया है। दर हकीकत मैं ज़म्बूका नहीं हूँ, बल्कि ज़म्बूका उन लोगों के साथ है और उसने एलन डाग को वह तमाम तफसीलात बताई हैं जो दस्तावेज़ से मुतल्लक हैं। न जाने ज़हन के किन हिस्सों में ये बात आई थी और मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल गए थे। मेरे इन अल्फाज ने डैन गार्बो का चेहरा हौंक सा बना दिया। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगा और फिर उसने गुराते हुए लहजे में कहा, मतलब क्या है तुम्हारा?
मतलब ये है कि एलन डाग मेरे साथ ही आया है और मुझे ज़म्बूका बनाकर तुम लोगों को डाई देने के लिए भेज दिया गया। और दर हकीकत एलन डाग ज़म्बूका से उन दस्तावेज़ के बारे में मालूमात हासिल कर चुका है। ओह नहीं नहीं, रुक जाओ। और दफ्तन डैन गार्बो ने हैजानी अंदाज में कहा और जल्लाद नुमा शख्स रुक गया। अगर ये बात है तो तुम जाओ, बाहर जाओ, फ़ौरन जाओ और किसी को मेरे पास भेज दो। बाहर जाने के बाद तुम अपनी तमाम तरकुवत एलन डाग की तलाश में सिर्फ कर दो और इसे मैं देखता हूँ। मैं अपनी इस अजीम शान खोपड़ी को खुद ही दाद दे रहा था। काश कोई ऐसा ज़रिया हो सके कि डैन गार्बो मेरी असली शक्ल नुमाया करने में कामयाब हो जाए। लुत्फ़ ही आ जाएगा। एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। डैन गार्बो गालबन मेरे उन अल्फाज पर शदीद ज़हनी हैजान का शिकार हो गया था। चंद लम्हात के बाद दो आदमी मेरे नज़दीक आ गए और डैन गार्बो के इशारे पर मेरे हाथ से वो कड़े निकाल दिए गए। लेकिन इससे पहले कि वो कम वक्त जो हरकत कर चुका था वो मेरे लिए बासे अजियत भी थी और बासे शर्म भी। ज़ुबान की तकलीफ़ तो खैर हो ही रही थी, लेकिन कुर्सी पर बैठने से बदन के निचले हिस्से का जो हाल हुआ उसे मैं जानता था या मेरा खुदा जानता था। अब भी टांगों पर खड़े होने की सकत नहीं थी। डैन गार्बो खूनी निगाह से मुझे घूरता रहा। फिर उसने कहा, एलन डाग को गिरफ्तार करने में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी, लेकिन तुम्हारी इस बात की तस्दीक करना चाहता हूँ मैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अब डैन गार्बो ने उन दोनों को हुक्म दिया, इसे लेबॉर्ट्री में ले जाओ, मैं आ रहा हूँ। मैंने आर्ज़ाना अंदाज में कहा, जब तुम मुझ पर यह एहसान कर चुके हो तो बराह करम इन्हें यह हदायत भी दो कि मेरे ज़ख्मों का ख्याल करें। हाँ ठीक है, ख्याल रखना, डैन गार्बो ने उन लोगों से कहा और मुझे सहारा लेकर ले जाने लगे। लेबॉर्ट्री तक का रास्ता तय करना इंतहाई मुश्किल काम था। लेबॉर्ट्री वाकई बहुत ही अजीम शान थी और ये देखकर मुझे हैरत हुई कि डैन गार्बो जैसा वैश्य शख्स गालबन कुछ साइंसदान किस्म का आदमी भी था। यहाँ आने के बाद दिल को बड़ी उम्मीदें बंध गई। क्या अजीम शान ख्याल था अचानक जहन में, और उस ख्याल ने मेरी ज़िंदगी का पांसा ही पलट दिया। वहाँ से उन्हें मुझे एक सिल्क का सादा लिबास पहनने के लिए दिया और मेरी दरख्वास्त पर बदन के हिस्सों पर दवाएं भी लगा दी गईं। गालबन इतना काम ये लोग भी जानते थे और मुझे उन दवाओं से बड़ी ठंडक महसूस हुई और मैं बिस्तर पर दराज हो गया। ये फौरी आसाइश मिल का हल करने के लिए इस वक्त जो चीज़ें मेरी बाबन हुई थी उसके बारे में मैं उससे नहीं कह सकता था कि ये मेरे ज़हन की उच्च थी या मेरी ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज कि मेरी मर्ज़ी के ताबे नहीं थे। उसे गैबी अब्दाद का नाम भी दिया जा सकता था। बहरतौर अब मुझे डैन गार्बो की आमद का इंतज़ार था और मैं सही मायनों में अपनी तकदीर के फ़ैसले का मुंतज़िर था। मेरे पास मौजूदा अफराद हमदर्दाना निगाह से मुझे देख रहे थे। उन्होंने मेरे ज़ख्मों की ड्रेसिंग भी बड़ी मोहब्बत से की, जिससे मुझे एहसास हो गया कि वो कम अज़ कम थोड़ी सी बेहतर तबीयत के मालिक हैं। लेकिन क्या करते, डैन गार्बो के खादम थे और उसकी हदायत के मुताबिक ही काम करते थे। अब इसके अलावा कोई चाराकार नहीं था कि मैं डैन गार्बो का इंतज़ार करूं। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया और वह दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। फिर मैंने खुश खोटों पर ज़ुबान फेरते हुए कहा, दोस्तों यहाँ काफ़ी या चाय नहीं मिल सकेगी। दोनों चौंक कर मुझे देखने लगे और फिर उनमें से एक ने कहा, क्या ख्याल है? इसमें कोई हर्ज नहीं, दूसरा बोला और वह फिर पहला शख्स बाहर निकल गया। गालबन वो मेरे लिए चाय या कॉफ़ी का इंतज़ाम करने गया। मैं शुक्रगुजार निगाहों से उस अकेले शख्स को देखने लगा। फिर मैंने आयशा से कहा, क्या डैन गार्बो गिरफ्तार अब नहीं हुआ अभी तक? बराह करम कोई फजूल सवाल करने से गुरेज करो, यह हमारे हक़ में बेहतर नहीं होगा। ओहो माफ़ी चाहता हूँ, दर हकीकत तुम लोगों का रवैया मेरे साथ ऐसा रहा है कि मैं खुद तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। कोई भी ऐसा सवाल जो मैं गलत फहमी में कर बैठूँ और तुम्हारे लिए कोई उलझन हो तो बराह करम मुझे माफ़ कर देना। मैं ज़हनी तौर पर एक उलझा हुआ आदमी हूँ। और मैंने माजरत अमीर लहजे में बोला और खामोश हो गया। बहरहाल सब्र कर लेने में कोई हर्ज नहीं था। वैसे भी अगर कुछ मालूमात हासिल हो जाती तो उससे फ़र्क ही क्या पड़ता था। एलन डाग गिरफ़्तार हुआ या नहीं और मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता था, मैं तो गिरफ़्तार हो गया था। वैसे मेरे ज़हन में तरकीब खूब आई थी, अगर डैन गार्बो की कोशिशों से मेरी असली शक्ल मुझे वापस मिल जाए तो इससे अच्छी और कौन सी बात थी। थोड़ी देर के बाद आला दर्जे की काफ़ी मुझे पेश की गई और मैंने काफ़ी के घूंट लेते हुए खामोश रहा। काफ़ी पीने के बाद मैं आराम करने लगा। वक्त ना जाने कितना गुजर गया और वह दोनों भी उठकर बाहर चले गए थे, जिन्हें मेरी निगरानी पर मामूर किया गया था। गालबन 20 घंटे इंतज़ार करना पड़ा था और इस दौरान मैंने 7-8 घंटे सो भी लिया था। मुझे बाकायदा नाश्ता दिया गया और इसमें इतनी चीज़ें थी कि सारी कसर पूरी हो गई। चुनाचा मैं शिकम सेर होकर मुंह हाथ वगैरह धोकर बैठ गया।
जख्मों की एक बार फिर ड्रेसिंग की गई और बज़ाहिर उन लोगों का रवैया मेरे साथ अच्छा न था। 20 घंटे बाद डैन गार्बो की सूरत नजर आई और वो काफ़ी खतरनाक आदमी था। मेरे पास पहुंचा और आंखों में झांक कर कहने लगा, अगर तुम नहायत कामयाबी से मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में मसरूफ़ हो तो एक बात ज़हनशीन कर लो डियर जम्बूका कि तुम उसमें बहुत देर तक कामयाब नहीं रह सकोगे, और अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें हकीकतों का इंकशाफ करना पड़ेगा। इतना अच्छा सलूक करने के बाद मिस्टर डैन गार्बो, तुमने फिर वहीं से आगाज़ किया है जहाँ से तो बहुत पहले आगाज़ हो चुका था। गोया तुम ये कहना चाहते हो कि तुम वाकई जम्बूका नहीं हो। मैंने ये बात पहले भी पूरे एतमाद से कही थी। अगर तुमने अपने ज़हन में कोई गुंजाइश रखी है तो इस सिलसिले में कम अज़ कम मैं बेकसूर हूँ। ठीक है, इसका तर्जिया भी कर लेंगे। अगर तुम जम्बूका नहीं हो तो फिर अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो। मिस्टर डैन गार्बो, तफसील बताऊँगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। बस यूँ समझ लो कि एक रांदा दरगाह हूँ, आवारा हूँ, सयाह हूँ। दुनिया को देखने के शौक़ ने मुझे मुस्तकबल बर्बाद कर दिया। एशिया से तल्लुक़ है, मुल्क देखने के शौक़ में मुसीबतों में गिरफ़्तार हो गया और एक नाकर्दा जुर्म की पादाश में सज़ा भुगतनी पड़ी। 1.5 साल सज़ा भुगतने के बाद बाहर निकला तो मुजरम का चेहरा मुझ पर चिपसा हो गया। मैंने दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि उसमें भी इस जुर्म से मेरा कोई तल्लुक़ नहीं, लेकिन किसी ने तस्लीम ना किया और उसके बाद जुराइम की ज़िंदगी ही मुझे पनाह लेनी पड़ी। बहुत से छोटे छोटे ममालिक की सैर कर चुका हूँ, लेकिन इसके हसूल के लिए वही तरीक़ेकार इख्तियार करना पड़ा जिसे पहले नहीं किया था और सज़ा पाई। बड़ी दिलचस्प दुनिया है आपकी मिस्टर गार्बो। जुर्म ना करो तो सज़ा हो जाती है और जुर्म कर डालो तो कुछ नहीं होता। चुनांचे जब ये बात यकीनी हैसियत हासिल कर गई तो फिर मैंने भी सोचा कि जुर्म को क्यों तस्वर किया जाए और ये ज़िंदगी जारी रखी जाए, लेकिन सिर्फ इस शक्ल में कि अपनी ज़रूरियात को पैसे कमा लिए जाएं। और यूँ ही ज़िंदगी गुजर रही थी और वो कमबख्त लोग मिल गए और उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। एक छोटा सा जुर्म हो गया और उनके सामने, और जिसके सिले में वो मुझे गिरफ़्तार करके ले गए, अपने पास रखा, पुलिस के हवाले करने की भी धमकी दी। गुलू खलासी सिर्फ उसी शक्ल में हुई कि मैं उनके लिए काम करूं। चुनांचे जब एक अच्छी खासी रकम की पेशकश की गई तो मैंने सोचा कि हर्ज ही क्या है, बराह रास्त नए ठिकाने तलाश करने के बजाय अगर एक मुस्तकिल जगह काम करने के लिए मिल रही है तो यही सही, ऐसा ही कर लिया जाए बस जनाब। और उसके बाद उन्होंने ये महम मेरे स्पुर्द कर दी जिसके लिए मैं कतई नाअहल था। आप यकीन कीजिए कि बारहा फरार होने की कोशिश की और ये सोचा कि यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन कम वक्तों ने कुछ ऐसी निगाह रखी कि मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका। ज़बरदस्ती मुझे शील्ड स्टोन के इलाके में धकेल दिया गया। यहाँ मेरी मुलाकात एलन डाग से और मैडम टेरेसा नामी औरत से हुई। मैडम टेरेसा के शोहर को शायद आपके आदमियों ने कत्ल कर दिया था और उसके शोहर का भाई एलन डाग अपने इंतकाम लेने के लिए सरगर्दा था। मेरी इस महम में वो लोग मेरे मुआवन थे और बिल आखिर ज़बरदस्ती मुझे यहाँ तक ले आए और मैं यहाँ आ गया। डैन गार्बो पूरी दिलचस्पी से मेरी ये कहानी सुन रहा था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, तो उनका क्या प्रोग्राम था? प्रोग्राम ये था कि मुझे इस शक्ल में जम्बूका के सिए से यहाँ भेजा जाए और मैं ऐसे रास्ते इख्तियार करूँ कि मेरा और आपका आमना सामना हो जाए। मैं जम्बूका के सिए से आपको अपने आप में उलझाए रखूँ और दूसरी तरफ एलन डाग और मैडम टेरेसा अपना काम कर जाएं। वो काम क्या है? मैं बता चुका हूँ कि गालबन किसी दस्तावेज़ की तलाश। ओहो, वही तो असल मसला है। क्या उन लोगों को इस बात का इल्म है कि वह दस्तावेज़ कहाँ मौजूद हैं? ये बात मैं नहीं जानता और यही बात मुझे सख्त परेशान किए हुए है। अच्छा ये बताओ कि एलन डाग को तुमने कहाँ छोड़ा था? वो मेरे साथ उन सुरंगों के ज़रिए गुजर कर यहाँ तक आया था, मैंने कहा, और डैन गार्बो मुस्तरबाना अंदाज में खड़ा हो गया। फिर चंद लम्हात इधर उधर टहलता रहा और फिर बैठ गया। वो कमबख्त कहाँ गायब हो गया? मैडम टेरेसा कहाँ थी? उन बुलंदियों पर जहाँ ढलान शुरू होते हैं और यहाँ तक आने का रास्ता है। कितने आदमी उसके साथ थे? तकरीबन 15 या 16 अफराद। इसका मतलब है कि टेरेसा यहाँ से निकल गई, लेकिन एलन डाग ठीक है, कब तक बचेगा? और तुमने अगर ये तमाम बातें दुरुस्त कही हैं तो यूँ समझ लो कि मेरे दोस्तों में शामिल हो गए, लेकिन शर्त यह है कि यह साबित हो जाए कि तुम्हारा चेहरा नकली है और तुम दर हकीकत जम्बूका हो और मुझे धोखा दे रहे हो। तो डियर, एक बात जहन नशीन कर लो, तो मैं ज़िंदा आग में जला दूंगा। मैंने दहशत से आंखें बंद कर ली और फिर आहिस्ता से कहा, एक दरख्वास्त है मिस्टर डैन गार्बो। बोलो। आप मेरे इस मेकअप को उतारने की आखिरी कोशिश भी कर लें।
ये मेरे चेहरे से उतर जाए तो उन्होंने ना जाने किस किस तरह ये मेकअप अब मेरे चेहरे पर किया है। इससे पहले मैं खुद अपनी ज़ुबान से अपने आप को ज़ैम्बुका तस्लीम ना कराऊं, बराह करम आप मेरा मेकअप साफ़ करने की कोशिश करते रहें। अगर एक बेगुनाह का आपने ज़िंदा जला दिया तो बहर तौर ये उसके साथ नाइंसाफ़ी हो गई। डैन गार्बो के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने आहिस्ता से कहा, ये लिबर्टी देख रहे हो, यहाँ ये तक मालूम किया जा सकता है कि पैदा होते वक्त तुम्हारा वज़न कितना था और उसके बाद तुम्हारे जिस्मानी निज़ाम में क्या क्या तब्दीलियाँ हुई। मेकअप तो बहुत ही सिटी चीज़ है और मुझे नहीं जानते तो तुम एक मेरी असल हैसियत क्या है। मैं एक साइंसदान हूँ और एक मुजस्समा साज हूँ। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ही मुख्तलिफ फ़नून के असूल में सिर्फ की है। बस यूँ समझ लो कि मेरी फितरत मुझे इस सिमत ले आई, वरना न जाने किस हैसियत से मेरा नाम मंजर आम पर होता। तब मुझे बेहद खुशी हुई है, बल्कि मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर पहले मेरा मसला हल करें, ताकि मैं मौत के खौफ से निजात हासिल कर लूँ। आप इस बात पर अगर चाहें तो मुझे फौरी तौर पर कहीं फेंकवा दें या हमेशा के लिए अपने साथ रख लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन पहले मुझे मौत के इस खौफ से निजात दिला दें। ठीक है, डैन गार्बो ने कहा और फिर उसने अपने आदमियों को इशारा कर दिया। वो लोग लिबर्टी में किसी काम में मसरूफ़ हो गए और मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैंने धड़कते हुए दिल से ये सोचा कि अगर वो लोग मेरा मेकअप उतारने में नाकाम रहे तो फिर मेरा क्या होगा। बहरतौर ये सारा मसला मेरे सोचने का नहीं था, सोचने वाला सोच चुका था, तय भी कर चुका था, और मैं उसमें तरमीम कैसे कर सकता हूँ। डैन गार्बो के आदमी अपने काम में मसरूफ़ रहे। खुद डैन गार्बो खामोशी से कुछ सोचता रहा। अलबत्ता मुझे ये बात मालूम हो गई कि टेरेसा निकल भागी है और एलन डॉग यहीं फंसा हुआ है। वैसे ख़तरनाक आदमी था। डैन गार्बो के घर में बैठकर उसकी निगाहों से गुम हो गया था और यकीनी तौर पर डैन गार्बो को इस बात का ख़तरा भी होगा कि एलन डॉग अपने भाई का बदला लेने के लिए कोई ऐसी कार्रवाई ना कर रहा हो। चुनाचा मुझे वहाँ से उठाकर एक कुर्सी पर बिठा दिया गया और बिल्कुल उसी तरह मेरी गर्दन पर कपड़ा डाल दिया गया जैसे हजामत बनाते वक्त हजाम कपड़े से लपेट देते हैं, और उसके बाद मेरे चेहरे पर बुरश से एक लोशन पेस्ट कर दिया गया। आंखें बंद किए मैं बैठा रहा। चंद लम्हात बाद मेरे चेहरे पर एक स्प्रे किया गया और मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरा चेहरा जिस्म से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया हो, और मैंने खौफज़दा निगाहों से अपना हाथ उठाकर चेहरा टटोला। चेहरा तो असली चेहरा जितना ही था, बस ये एक एहसास था। और फिर एक गर्म पानी का तौलिया मेरे चेहरे पर लपेट दिया गया और मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी, लेकिन ये सिर्फ चंद सेकंड के लिए किया गया था। फिर गर्म पानी के तौलिए से मेरा चेहरा रगड़ रगड़ कर साफ़ कर दिया गया और शायद कोई और लोशन मेरे चेहरे पर स्प्रे किया गया। जब ये काम भी हो गया तो मुझे वहाँ से उठाकर एक वाश बेसन के पास पहुँचा दिया गया और मुझसे कहा गया कि मैं अपना चेहरा धुवा लूँ। वाश बेसन के पास पहुंचकर मैंने अपना चेहरा धोया। नरम, लतीफ़ और ठंडे तौलिए से चेहरा साफ़ करने के बाद मैंने उस ख्याल से चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं कि काश मुझे आईना नज़र आ जाए और मैं खुद भी अपनी मनहूस शक्ल का जायज़ा ले सकूं, लेकिन आईना वहां मौजूद नहीं था। अलबत्ता डैन गार्बो मेरी सूरत देख रहा था और फिर उसने बराह लहजे में कहा, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। मेरे वजूद में खुशी की लहरें दौड़ गईं और मैंने डैन गार्बो से कहा, तो क्या मेरी असली शक्ल निकल आई? हाँ, बाथरूम में जाओ, तुम्हारे बदन पर भी गालबन मेकअप है और ये लोग जानते हैं कि तुम्हारे बदन कैसे साफ़ किया जा सकता है, डैन गार्बो ने कहा। उसने जिस समत इशारा किया था और मैंने उससे पहले उधर बाथरूम नहीं देखा था। अब मैंने गौर किया तो वहाँ एक दरवाज़ा नज़र आ रहा था। चुनाचे मैंने एक लंबी छलांग लगाई और बाथरूम में दाखिल हो गया। वहाँ आईना भी था और मैंने अपनी सूरत देखी। चंदे आफ्ताब, चंदे महताब, मेरी असल शक्ल मेरे सामने थी और मैं फ़र्त मसरत से झूम उठा। बिल आखिर मेरी वह मनहूस काली शक्ल सूरत गर्क हो गई थी जिसने मुझे परेशान कर रखा था, लेकिन सूरत तो ये भी मनहूस थी, उसने ज़िंदगी भर मुझे परेशान रखा। लेकिन असली शक्ल में आने में ना जाने कितनी हसरतों से दो चार था और आज मुझे ये सूरत वापस मिल गई। ना सिर्फ वापस मिल गई थी बल्कि शायद ज़िंदगी में पहली बार मेरी असल शक्ल ने मेरी जान बचाई थी, वरना इससे पहले तो ये मुझे मुसीबतों ही में बस गिरफ़्तार करती रही थी और अब उन्हें कहा जा सकता था कि उसका आइंदा प्रोग्राम क्या हो। लेकिन आर्जी तौर पर मुझे उसके वापस मिल जाने से बेहद खुशी हुई। बाहर निकला तो शैन डैन गार्बो अपने आदमियों को हदायत देकर जा चुका था। उन लोगों ने मेरे बदन से भी मेरा मेकअप उतारने के लिए वही सारा अमल दोहराया था जो पहले सिर्फ चेहरे पर दोहराया गया,
और उसमें तमाम अमल से गुजरने के बाद मैंने गुस्ल किया और अब मैं दर हकीकत असली मंसूर था, बिल्कुल असली वाला। जब इन तमाम कामों से फारग होकर बाहर निकला तो कमरे में सिर्फ वही दो आदमी थे जो सबसे ज़्यादा मेहरबान और सबसे ज़्यादा अच्छी तबीयत के इंसान थे। उन्होंने कहा, तुम्हें आर्जी तौर पर यहाँ रहना होगा उस वक्त तक जब तक एलन डा के बारे में तुम्हारे बारे में फ़ैसला नहीं हो जाता। तुम्हारा क़याम यही रहेगा और उसके बाद मिस्टर डैन गार्बो तुम्हारे मुस्तकबल का फ़ैसला करेंगे। दोस्तों, मैंने तो डैन गार्बो से ये भी कह दिया था कि वो अगर चाहें तो मुझे ज़िंदगी भर के लिए यहाँ रख सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ताहम तुम्हारा शुक्रिया। वो लोग मुझे साथ लिए हुए एक और खूबसूरत से कमरे में आए। यहाँ इब्तदाई आसाइश की वो तमाम चीज़ें मौजूद थी जो किसी शख्स के लिए ज़रूरी होती हैं, और मैंने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया। फिर मेरी खातर मदारत शुरू हो गई। हर चीज़ मुझे बाकायदगी से दी जा रही थी और उनका अंदाज दोस्ताना था। पहला दिन, दूसरा दिन और फिर तीसरा दिन भी गुजर गया। डैन गार्बो की मुझसे कोई मुलाकात नहीं हुई थी और शायद अब मैं इतने बड़े आदमी के लिए इतना ज़्यादा अहम भी नहीं रह गया था कि वो मुझसे खसूसी तौर पर मिलता। एलन डा के बारे में दिल तो बहुत चाहता था कि मालूमात हासिल करूं कि पकड़ा गया या नहीं, लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि इस बात का जवाब मुझे कोई नहीं देगा। वहाँ मौजूद लोग वैसे तो मेरे साथ नरमी से पेश आते थे, लेकिन एक बार मुझसे दरख्वास्त की जा चुकी थी कि कम अज़ कम मैं किसी ऐसे बात के बारे में ना पूछूं जिसका वो जवाब ना दे सकें, और मैं भी नहीं चाहता था कि उनकी दुश्मनी मोल ली जाए। 3-4 दिन के बाद मैंने अपने दोनों साथियों से कहा जो मेरे ज़ख्म की ड्रेसिंग करने के लिए आए थे, मैं इस कमरे में कैद रहकर शदीद पेट के दर्द का शिकार हो गया हूँ। आखिर थोड़ी सी चहलकदमी की इजाज़त मिल जाए तो तुम्हें इससे मना तो नहीं किया गया। एक मखसूस हिस्से में तुम आ जा सकते हो, तो मुझे इजाज़त भी तो नहीं दी गई थी। कोई बात नहीं, यहाँ से अकबी सिमत एक अहाता है, बस उस अहाते से बाहर कदम रखने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने इजाज़त के बगैर उस अहाते से बाहर कदम रख दिया तो किसी भी सिमत से आने वाली कोई गोली तुम्हारे बदन में सुराख कर देगी। बाद में ही उसका अफसोस किया जाएगा कि यह सब कुछ गलतफहमी का नतीजा था। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं अहाते से बाहर कदम रखूं, और मैंने खौफजदा अंदाज में कहा, अहाते के अंदर तुम दौड़ भी सकते हो, वैसे वहाँ का माहौल बहुत खूबसूरत है। मैंने गर्दन हिला दी और उसके कुछ घंटे के बाद मैंने डरते डरते उस अहाते में कदम रखा। वाकई यहाँ का माहौल बेहद खुशगवार था। दरख्त झूल रहे थे, हल्की हल्की खुशबू आ रही थी, और ये अहाता मेरी रिहाइशगाह के बिल्कुल अकबी सिमत में था। उससे मुतसिल एक और दरवाज़ा भी मुझे नज़र आया जो बंद नहीं था। अहाते की सैर करते करते मैंने यूं ही एहतियातन उस दरवाजे को खोलकर दूसरी तरफ झांका और दफतरी मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ गईं। दूसरी तरफ एक अजीबोगरीब जगह बनी हुई थी, एक वसी और अरीज़ हाल जिसका फर्श बहुत ही खूबसूरत स्याह और सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ था, और हाल के चारों तरफ पत्थरीले इंसान नज़र आ रहे थे। मेरे ज़हन ने नारा लगाया, डैन गार्बो का बुतकदा। यही तो वह जगह थी जहां पहुंचकर मैंने अपना काम अंजाम देना था, और मैं उस जगह इस तरह अचानक आ जाऊंगा, इसके बारे में मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। लेकिन इस वक्त बगैर किसी खास कोशिश के मैं उस बुतकदे में था। चंद लम्हात तक मेरा ज़हन शदीद कशमकश का शिकार रहा। एक तो दिल तो कहता था कि सबको जहन्नम रसीद किया जाए और डैन गार्बो के खिदमतगार के सिए से कुछ वक्त गुजारा जाए, और इस वक्त जब ये सवाल करे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो उससे यही दरख्वास्त करूं कि मुझे खामोशी से किसी शहर में पहुंचा दिया जाए और ज़िंदगी गुजारने के लिए थोड़ा बहुत बंदोबस्त कर दिया जाए। लेकिन ना जाने क्यों दिमाग में कीड़ा काटने लगा और मैं ज़बरदस्त कशमकश का शिकार हो गया, और मेरी कफ़ियत में भी यही थी, और बहुत देर तक इसी तरह अहाते के पास खड़ा रहा और फिर वहाँ से वापस चला आया। पहली बार मुझे चहलकदमी की इजाज़त दी गई थी, इसलिए अगर मैं बुतकदे में दाखिल होकर कोई कार्रवाई करूं तो इस बात के मकानात भी थे कि मुझे कहीं से देखा जा रहा हो। लेने के देने पड़ जाएंगे, जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। चुनाचा फ़ौरन दरवाज़ा खोल कर वापस आ गया, और फिर उस हाथे में भी दिल ना लगा और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। अब यहाँ से मेरे ज़हन में शदीद कशमकश का आगाज़ हो गया। अगर दस्तावेज़ तलाश करूँ तो उसका करूँगा क्या? एलन डा का कुछ पता नहीं, मैडम टेरेसा से रब्ता टूट चुका है, और फिर मैं उन लोगों के बाप का नौकर तो नहीं जिन्होंने ज़ैम्बूका के सिए से मुझे उस जगह भेजा। अव्वल तो मैं ज़ैम्बूका था ही कहाँ, और फिर बेचारे डैन गार्बो ने कम अज़ कम मेरे ऊपर यह एहसान किया कि मुझे मेरी असली सूरत वापस दे दी।
دوسرے لوگ تو کبھی اس سلسلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ ڈین گاربو کو دھوکہ دیا جائے۔ لیکن ایک اور مسئلہ بھی تھا۔ ڈین گاربو کو دستاویز کے متعلق بتانے اور وفاداری کرنے کے بھی دو مضر پہلو تھے۔ ڈین گاربو فوراً مجھ سے یہ سوال کرتا کہ دستاویز کے بارے میں مجھے کیسے معلوم ہوا، اور اس کے بعد نہیں بھائی، ان جرائم پیشہ لوگوں کے ذہنوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد وہ نہ جانے کہاں کہاں سے پھندے نکالنے لگتا اور میری گردن میں پھانسی کا پھندا پڑ ہی جاتا۔ ارے باپ رے، مجھے وہ الیکٹرک چیئر یاد آ گئی جو کم وقت ہیٹر کے اسٹائل پر بنائی گئی تھی، اور انہوں نے اس پر مجھے بٹھا کر بس ایک ہلکی سی کوشش کی تھی۔ اگر یہ کوشش ذرا کچھ زیادہ ہو جاتی تو کیا ہوتا، اور میں بہت دیر تک بستر پر پڑا رہا۔ بس کوئی دل فیصلہ کرنے سے قاصر رہا، لیکن رات کے آخری حصے میں بالآخر میرے ذہن نے یہی فیصلہ کیا کہ کم از کم اس دستاویز کو مجسمے سے نکال کر دیکھا تو جائے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر وہ دستاویز وہاں سے نکال کر میں خود ہی ڈین گاربو کو پیش کر دوں تو یہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کروں، لیکن یہ کام آسان نہیں تھا۔ ٹوریسا تو خوفزدہ ہو کر بھاگ گئی تھی، اور ایلن ڈاگ ابھی گرفتار نہیں ہوا تھا۔ تو کیا وہ اسی شہر میں کہیں موجود ہے؟ کہیں یوں تو نہیں کہ وہ میرے آس پاس ہو اور زمبوکا کو تلاش کر رہا ہو؟ لیکن اگر اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں زمبوکا نہیں ہوں تو وہ ڈین گاربو کے ساتھ مجھے بھی قتل کرنے کی فکر میں لگ جائے گا، اور یہ صورتحال بڑی تشویشناک ہو گئی تھی۔ دوسرے دن میں پھر چہل قدمی کے لیے احاطے میں نکل آیا۔ پہلے میں نے احاطے کے آس پاس کا پورا چکر لگایا۔ یہ بات میرے ذہن کے گوشے گوشے میں موجود تھی جو ان لوگوں نے کہی تھی، یعنی احاطے کے باہر قدم رکھا تو کسی انجانی سمت سے آنے والی گولی میرا بدن چاٹ لے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ احاطے کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ لیکن کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ایک وارننگ ہو، ایک خوف دلایا گیا ہو مجھے، لیکن میں اپنا دماغ کیوں خراب کروں؟ احاطے سے باہر قدم رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور میں نے اپنے آپ کو باز رکھا، اور پھر احاطے کے ساتھ ساتھ چہل قدمی کرتا ہوا اس سمت آ گیا جہاں دروازہ نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل پھر دھک سے ہو گیا۔ اندر وہ عظیم و شان چیز موجود تھی جس کے بارے میں اس وقت صرف مجھے معلوم تھا، صرف مجھے یا پھر بہت دوسرے دور بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے زمبوکا کے ذریعے سے یہاں بھیجا تھا، یا پھر یہ بات اس ایجنٹ کو معلوم تھی جو ڈین گاربو کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا تھا۔ میں اگر چاہوں تو آسانی سے اس وقت اس دستاویز کو نکال کر اپنی تحویل میں لے سکتا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر میں اس دستاویز کو حاصل کر لوں تو اس کا کیا کروں گا؟ ظاہر ہے کہ اب زمبوکا کے ذریعے سے واپس جانا تو نصیب نہیں ہو سکتا۔ شکل ہی بدل گئی تھی، پھر کیا کرنا چاہیے؟ بے اختیارانہ میرے قدم اس بت کی جانب بڑھ گئے اور میں اندر داخل ہو گیا۔ کمال کی جگہ تھی۔ درجنوں قد آدم مجسمے ترتیب سے سجے ہوئے تھے۔ ایک جگہ مجسمہ تراشی کا سامان بھی موجود تھا۔ غالباً ڈین گاربو اسی شوق کو ترک نہیں کر سکا تھا، حالانکہ وہ ایک بالکل ہی الگ مسئلے میں الجھا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا فنکار مر نہیں سکا تھا، اور جب بھی اسے موقع ملتا وہ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے مجسمہ تراشی کرتا، اور بلا شک و شبہ اس کے شاہکار یہ بات ثابت کرتے تھے کہ وہ اپنے فن میں بے مثال ہے۔ ہر مجسمہ اپنی جگہ بے مثال تھا، اور سنگ مرمر کے یہ بے جان ٹکڑے بس بولنے کے لیے بے چین تھے۔ میں مجسمہ ساز کے اس فن میں کھو گیا، اور شاید ذہن کے گوشوں میں ابھی تک حصے لطافت موجود تھی، حالانکہ جن حالات میں زندگی گزر رہی تھی اس میں تو کثافت کے اتنے انبار وجود میں جمع ہو گئے تھے کہ پورا وجود ہی غلاظت کدہ بن گیا۔ لیکن انسان اپنی ذات میں چھپی ہوئی خواہشات اور لطافتوں کو فطری طور پر کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں مجسمہ سازی کی حیرت انگیز کمالات کو دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا، اور ایک بار پھر کلیجہ دھک سے ہو گیا، اور وہ مجسمہ میری نگاہوں کے سامنے تھا جس کی نشاندہی کی گئی تھی، یعنی وہ جس کی گردن اس کے جسم سے علیحدہ تھی۔ ایک ہلکا سا بال محسوس ہوتا تھا، گردن شانوں پر لٹکی ہوئی تھی، اور یہ قدیم رومن سپاہی کا مجسمہ تھا جس کے چہرے پر بے پناہ کرختگی اور درندگی جھلک رہی تھی، اور اس کی آنکھوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اگر اس کے قریب قدم بھی رکھا تو وہ ہاتھ میں تھامی ہوئی تلوار کلیجے کے پار کر دے گا۔ لیکن اس کی گردن کا ہلکا سا بال اس بات کی دعوت دے رہا تھا کہ اس کی ٹوٹی ہوئی گردن کو تھوڑی دیر کے لیے اس کے شانوں سے جدا کر دیا جائے۔ جناب منصور، صدا کے احمق اپنی زندگی میں کچھ نہ کرنے والے بھلا اپنے آپ کو باز کیسے رکھ سکتے تھے؟ بدن سکڑ رہا تھا، پٹھے چٹک رہے تھے، اور دل اندر سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ صرف ایک بار اس نایاب شے کی زیارت تو کر لی جائے،
जिस के लिए यह खवारी हुई है, और अंदर की इस कैफियत को दबाना मेरे लिए मुमकिन न था। धड़कते दिल के साथ मैंने बैरूनी दरवाजे की जनब देखा, जहाँ से गुजर कर मैं अंदर दाखिल हुआ था। अहाते में मैंने उस चहलकदमी के दौरान या उससे पहले की चहलकदमी के दौरान किसी भी शख्स का वजूद नहीं पाया था। यहाँ शायद किसी के आने का मकान नहीं था। हो सकता है कि इस सिलसिले में कोई पाबंदी लगा दी गई हो, हालांकि मुझे अहाते में चहलकदमी की दावत दे दी गई थी। दिल ने एक बार दूर तक भी सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को मुझ पर कोई शुबा हो और उस बात का मकान उनके दिल में मौजूद हो कि मैं उस दस्तावेज़ की असल जगह से वाकिफ़ हूँ, मेरी निगरानी की जा रही हो और कुछ खुफिया आंखें मेरी जायज़ा ले रही हों। जैसे ही दस्तावेज़ उस मुजस्मे की गर्दन के नीचे हाथ डालकर निकालूं, मुझे छाप लिया जाए। दिल एकदम डर गया और मैंने सोचा कि इस खौफनाक रोमन सिपाही को तैश दिलाना मुनासिब नहीं, कहीं ये खुद ही इस बात का ऐलान न कर दे कि मुजरिम उनके दरमियान मौजूद है। चुनाचा दहशत ज़दा होकर 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन अंदर से एक आवाज़ उभरी, मंसूर, तुम बुज़दिल तो नहीं हो? अगर बुज़दिल होते तो एक खौफनाक हालात में कब के खुदकुशी कर चुके होते। एक ऐसी शाद तुम्हारे सामने मौजूद है जिसके लिए न जाने कौन कौन सरगर्दा है, और तुम उसे नज़रअंदाज करके यहाँ से निकल भागना चाहते हो। न जाने इस आवाज़ में क्या जादू था कि मेरे दिल से खौफ जाता रहा, और फिर मैंने उस रोमन सिपाही को उसकी औकात याद दिलाने का फ़ैसला कर ही लिया। मैंने उसे यह बताना चाहा कि बेवकूफ़ पत्थर के इंसान, हो सकता है कि ज़माना कदीम में तेरी बहादुरी के चर्चे हों, पर इस वक्त तू एक पत्थर का टुकड़ा है और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चुनाचा मेरे दोनों हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठे और मैंने रोमन सिपाही का चेहरा पकड़ लिया। उसके बाद मैंने उसे थोड़ा सा ऊपर उठाया और वो आसानी से अपने बदन से अलहदा हो गया। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, बदन में हल्की हल्की लर्जिश थी, लेकिन मैंने रोमन सिपाही के चेहरे के खोल पर एक हाथ डाला और दूसरा हाथ खाली कर लिया। फिर यह खाली हाथ रोमन सिपाही की गर्दन के नीचे खला में दाखिल हो गया और ज़्यादा गहराई में नहीं गया था कि दफतन ही मेरा हाथ किसी लंबी सी शय से टकराया। एक नलकी सी महसूस हुई, गोल और तराशी हुई नलकी, जो मेरे हाथ की गिरफ्त में आ गई और मैंने उसे बाहर निकाल लिया। प्लास्टिक की एक तकरीबन 7 इंच लंबी नलकी थी, जिसमें दोनों सिरे सफ़ेद ढक्कनों से बंद थे, और उसी नलकी में वो दस्तावेज़ मौजूद थी जिसके लिए ना जाने क्या क्या हंगामे हो रहे थे, और एक गैर मुल्की हुकूमत बराह रास्त उसमें मुलव्वस हो गई थी। आखिर ऐसी क्या शय है? इस दस्तावेज़ में कौन सा ऐसा अहम राज छुपा हुआ है जो उसने किस किस के लिए काबिल तवज्जो बन गया? बहरहाल पहले रोमन सिपाही को उसकी असली असियत देना ज़रूरी था। चुनाचा दस्तावेज़ मैंने अपने गिरेबान में रख ली और उसके बाद सिपाही का सर बिल्कुल पहले की मानद उसके शानों पर फिट कर दिया। वज़नी चीज़ थी और यहाँ का उसका गुजर नहीं था, इसलिए इस बात का ख़तरा नहीं था कि वो गिर जाएगा। वो अपनी जगह फिट हो गया तो मैंने प्लास्टिक की नलकी निकाली और उसके एक हिस्से को खोलकर अंदर रखे हुए कागजात का जायज़ा लेने लगा। फिर मैंने ये कागजात बाहर खींच लिए। बहुत ही नफासत से उन कागजात पर कुछ तहरीरें लिखी गई थीं और मेरी समझ में भला ये बातें कहाँ से आ सकती थीं। अब वो कीमती और नायाब शय मेरे कब्ज़े में थी जिसके लिए ये सारी हंगामा आराइयाँ हो रही थी। मैं थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा और उसके बाद मैंने वो कागजात नलकी से रख कर उसका सर बंद कर दिया और नलकी अपने लिबास में रख कर मैंने वापस पलटा, लेकिन दफतनी मेरे दिल की हरकत बंद होने के करीब हो गई। मैंने अपने बाएं सिमत सरसराहट से सुनी थी और दूसरे लम्हे मैंने खौफजदा निगाह से उस तरफ देखा और मेरे वजूद का एक एक ज़रा खौफ का शिकार हो गया। वो एक संगीन मुजस्मा ही था और बिल्कुल सफ़ेद संगीन मुजस्मा, संगे मरमर का बना हुआ, लेकिन जो अब अपनी जगह छोड़कर मेरी जन बढ़ रहा था। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और मेरी गग्गी बंध गई। पूरा बदन पसीना छोड़ रहा था और मैं दहशत से बुरी तरह कांप रहा था। मारा गया, बिल आखिर मारा गया। संगी मुजस्मे को गौर से देखा तो उसके नस्वानी खतूत नुमाया हो गए। एक इंतहाई मुतनासिब और सडोल बदन की औरत का मुजस्मा था जो अचानक ही जान पा गया था। किस तरह, कैसे? उसके चेहरे पर सफ़ेद पेंट किया हुआ था, लेकिन उसकी आंखें, इससे पहले उसकी आंखें बंद थीं और मैंने एक निगाह मुजस्मे को भी देखा था, लेकिन अब उन आंखों में ज़िंदगी की चमक नज़र आ रही थी और ये आंखें खुली हुई थीं। फिर ना जाने क्यों मुझे उस मुजस्मे के खदोखाल जाने पहचाने मालूम हुए। ये किसका मुजस्मा है? एक लम्हे के लिए मैंने सोचा और मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम जैसे जम गए थे। बदन बेजान हो गया और मुजस्मा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और फिर उसके अहमरी लबों से एक आवाज़ निकली, मंसूर।
अरे बाप रे, मैं घबराई हुई आवाज़ में चीखा। ज़ाहिर है कि ये संगीन बुत तो कायनात के तमाम राज़ों से वाकिफ़ होते हैं, क्योंकि ये इंसान नहीं है और इनके अंदर तो संग तराश की रूहानियत छुपी हुई है। उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा था। मुजस्मे की आवाज़ एक बार फिर उभरी और मुझे पहचाना मंसूर। मैं फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा। खदो खाल शनासा ज़रूर महसूस हुए, लेकिन पत्थर के उस बुत को मैं कैसे पहचानता। और फिर उसने तीसरी बार कहा, मेरा नाम लैरी कोइन है, मुझे याद करो मंसूर, मुझे याद करो। मैं लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। ये नाम तो मेरे कान आशना ही नहीं बल्कि दिल भी आशना था। लैरी कोइन, रेड स्नेक, लैरी किंग, ये तमाम नाम मेरे जहन में मौजूद थे और मैं वहशत ज़दा निगाहों से उस मुजस्मे को देख रहा था। मैं लैरी कोइन हूँ। तो तुम्हारा मुजस्मा नहीं डियर मंसूर, ये मुजस्मा नहीं है बल्कि मैं खुद हूँ। तुम पत्थर की कैसे हो गई? और नहीं जाने मन, मैं पत्थर की नहीं, गोश्त पोश्त की ही हूँ। उसने नरमी से मेरा हाथ पकड़ कर अपने बदन पर रख लिया। बिला शुबा वो गोश्त पोश्त बल्कि पोस्त का गोश्त ही गोश्त था और उसमें ज़रा भी सख्ती नहीं थी। मैंने एक झटके से अपना हाथ पीछे उठा लिया। लैरी कोइन का मुजस्मा मेरी सूरत की निगाहों से देख रहा था और मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि तुम मुझे यहाँ दोबारा मिल सकते हो। मगर ये सब क्या है? तवील कहानी है, मुख्तसर अल्फाज में भी नहीं सुनाई जा सकती, मगर तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ। हाँ पूछो। मैं न जाने किस तरंग में कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? ये भी एक तवील कहानी है जिसे मैं मुख्तसर अल्फाज में नहीं सुना सकता। और तुम्हारे पास जो शय महफूज है वो तुम्हारे लिए क्या हैसियत रखती है? कौन सी शय? प्लास्टिक की वो नलकी जिसमें एक इंतहाई कीमती दस्तावेज़ मौजूद है, और तुम उसके बारे में कैसे जानती हो? मैं तुमसे ये बात कहने में ज़रा भी आर नहीं महसूस करती कि मैं ज़िंदगी की बाजी लगाकर दस्तावेज़ हासिल करने आई हूँ और ये काम रेड स्नेक के स्पुर्द किया गया है। रेड स्नेक और बाअमल है और हम अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मैं तवील अरसे से यहाँ रह रही हूँ और न जाने किस तरह अपनी ज़िंदगी महफूज किए हुई हूँ, लेकिन मैं इस दस्तावेज़ की असल जगह नहीं जानती थी। अलबत्ता तुम हमेशा की मानद खुशकिस्मत इंसान हो और तुम इस बार भी एक शय के हसूल में कामयाब हो गए। अलबत्ता एक सवाल मैं तुमसे ज़रूर करना चाहती हूँ। मैं गहरी गहरी सांसें ले रहा था। ना जाने मुझे क्यों महसूस हो रहा था जैसे अभी उस बुत कदे के खुले दरवाजे से डैन गार्बो अंदर दाखिल होगा और उसके पीछे बेशुमार अफराद होंगे। फिर हमें रंगी हाथों के पकड़ लिया जाएगा। लैरी कोइन चंद लम्हात के बाद बोली, तुम किसी के लिए काम कर रहे हो या तुमने अपना कोई गिरोह अलग बना लिया है? पता नहीं आला कार हूँ या कार, लेकिन अब क्या करें? कुछ नहीं डियर मंसूर, तुम्हें इस सिलसिले में कामयाबी हासिल हो गई है। मैं खुश हूँ, बस तुम्हें देखकर बेख्तियार हो गई थी और तुमसे दूर न रह सकी। हालांकि जब तुमने उस पत्थर के मुजस्मे की गर्दन में हाथ डालकर यह दस्तावेज़ निकाली थी तो मैंने अपने दिल में फ़ैसला कर लिया था कि अब ये तुम्हारी मलकियत है। कम से कम मैं तुमसे इस सिलसिले में कोई तर्ज नहीं कर सकती। हाँ, तुम्हारी जगह कोई और होता तो फिर शायद हमारे दरमियान फ़ैसला हो जाता। ये तो बड़ी अजीब बात है। मैं तुमसे एक दरख्वास्त करूँगी, इस दस्तावेज़ की बेहद अशद ज़रूरत है मुझे, और तुमने किसी भी शर्त पर अगर किसी से मामला तय किया है तो बराह करम मुझे आजमा कर देखो। चाहे उसकी असल हासिल शुदा रकम से 10 गुना रकम मुझे देनी पड़े, लेकिन मैं तुमसे यही चाहूँगी कि इस दस्तावेज़ के सिलसिले में तुम मेरी मदद करो। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अब खौफ दूर हो चुका था और ये सूरत हाल मेरे इल्म में आ गई थी कि लैरी कोइन क्या कर रही है। रेड स्नेक को मैंने बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर छोड़ दिया था और लैरी किंग और लैरी कोइन को धोखा देकर वहाँ से निकल भागा था। लेकिन लैरी कोइन के साथ ज़िंदगी की बहुत सी खूबसूरत यादें वाबस्ता थी और अब मुझे ये इल्म हो गया था कि लैरी कोइन मामूल के मुताबिक काम करती हुई यहाँ तक पहुँची है। और फिर मैंने अपने लिबास से वह नलकी निकाली और मुस्कुराते हुए उसका एक ढक्कन खोलकर लैरी कोइन के सामने कर दिया। इसमें दस्तावेज़ मौजूद हैं और ये दस्तावेज़ तुम्हारी नज़र। लैरी कोइन का चेहरा एक लम्हे के लिए सुस्ता हो गया और फिर मुझे उसकी आंखों में 2 आंसू के कतरे नजर आए और उसने आहिस्ता से कहा, नहीं मंसूर, अगर मैं तुमसे और तुम मेरे लिए इस दस्तावेज़ से कहीं ज़्यादा कीमती हो तो तुम मेरा मजाक उड़ाओगे और मुझे से कोई दुख नहीं पहुंचेगा, क्योंकि तुम तो बहुत पहले ही मेरा मजाक उड़ा चुके हो। लेकिन यह दस्तावेज़ मैं ऐसे नहीं लूँगी। मैं जानना चाहूँगी कि इससे तुम्हारा क्या मफाद वाबस्ता है। उसके बाद जब तक वो तुम्हारा वो मकसद पूरा नहीं करूँगी और उसके मालिक नहीं बन सकूँगी। लखनऊ देखा है कभी? मैंने तंदी अंदाज में उससे पूछा। क्या? और वो ना समझने वाले अंदाज में बोली, वहाँ ये सब कुछ होता है जो तुम यहाँ इस यूरोपीय मुल्क में कर रही हो।
मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। लो इसे रख लो, और जब मैंने तुम्हें ये दे दी तो अब ये समझ लो कि ये तुम्हारी मलकियत है, लेकिन यहाँ से निकलोगी कैसे? अगर तुम मेरे साथ चलने का वादा करो तो अभी हम यहाँ से निकल सकते हैं, अभी। और मैंने मुतहय्यराना अंदाज में कहा, हाँ, मैंने यहाँ से बाहर निकलने का बंदोबस्त भी तो किया है, लेकिन क्या तुम्हारे साथ कुछ और अफराद भी हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। मंसूर, प्लीज़ यहाँ से मेरे साथ चलो। हो सकता है कि हम गुफ्तो शनीद के बाद ये तय कर लें कि जो कुछ तुम किसी के लिए कर रहे हो, ये दस्तावेज़ उसी तक जाना मुनासिब होगा, या उसके सिलसिले में तुमसे कोई सौदेकारी हो सकती है। जब मैं ये तुम्हें बतौर तोहफ़ा पेश कर रहा हूँ तो फिर तुम इस बात का गुमान क्यों रखती हो कि मैंने अपने दूसरे मफादात को सामने रखा है? जब तुम भी ये सब कुछ कर सकते हो तो आओ मेरे साथ चलो, और तुम इत्मीनान रखो कि मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करना चाहती। तुमसे मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। और मैंने बुखलाए हुए अंदाज में कहा, लेकिन तुम यहाँ से निकलोगी कैसे? यहाँ अहाते से बाहर निकलने के लिए मैंने एक ख़ास जगह मुंतखब की है, और उसी रास्ते से मैं अंदर आती जाती हूँ। मैं यहाँ से अक्सर बाहर आती जाती हूँ, जबकि मुझे बताया गया है कि अगर मैंने अहाते के बाहर कदम रखा तो नामालूम निगाहें मेरा ताक़ब करेंगी और मेरी गोलियों का शिकार बना देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि वो इस इलाके की इसी तरह निगरानी करते हैं, लेकिन मैं तकरीबन 20 बार यहाँ से बाहर जा चुकी हूँ और अंदर आ चुकी हूँ। ओह गुड, इसका मतलब है कि तुम्हारी दरियाफ़त करदा जगह बिल्कुल महफूज है। हाँ, 100%। और उसके बाद हम एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ से रवाना हो सकते हैं। हेलीकॉप्टर? और मैंने फिर मुतहय्यराना अंदाज में पूछा। हाँ, ये हेलीकॉप्टर डैन गार्बो की मलकियत है, लेकिन उसके अमले के 2 अफराद रेड स्नेक के आदमी हैं, और वो बड़ी एहतियात के साथ डैन गार्बो की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनका मकसद यही है कि जो ही मैं कामयाब होकर यहाँ से निकलूँ, वो हेलीकॉप्टर में मुझे बैठाकर उड़ा कर ले जाएं। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर डैन गार्बो के बगैर परवाज़ करेगा तो उसकी जनब तवज्जो न दी जाएगी। ये हेलीकॉप्टर डैन गार्बो के मुख्तलिफ़ कामों के सिलसिले में आता जाता रहता है, और शायद तुम्हें यह बात मालूम हो कि डैन गार्बो का मकामी हुकूमत से नया मुआहदा हुआ है, और इस तरह अब डैन गार्बो के अमले के अफराद को आज़ादाना नक़्ल हरकत में कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, मैंने ये बात सुनी थी। तो फिर अब क्या ख्याल है? कम अज़ कम यहाँ से तो निकला जाए, और हम अपने तौर पर फैसला कर लेंगे कि आइंदा हमें क्या इक़दामात करने हैं। और मैं यहाँ सिर्फ ये दस्तावेज़ ही नहीं ले जा रही जो मेरी इज़्ज़त का सवाल है, मैं उससे कहीं ज़्यादा कीमती शय अपने साथ ले जा रही हूँ। ओह मंसूर, और मेरे दिल का कोई ठिकाना नहीं है। और फिर हम रफ्ता रफ्ता उस दरवाज़े की जनब बढ़ने लगे। मेरे आसान ख़ता हो रहे थे। इससे पहले मैं अहाते में आज़ादाना चहलकदमी करता रहा था, और यहाँ इस बुत कदे में दाखिल होते हुए भी मुझे बहुत खौफ महसूस नहीं हुआ था। बस एक मामूली सा ख्याल था, मैं डैन गार्बो मेरा यहाँ आना नापसंद करना करे, लेकिन यहाँ से जाते हुए मेरा रुआ रुआ काँप रहा था, और हम दोनों उस दरवाजे की जनब बढ़ रहे थे। लेकिन दफ़तन ही एक और मुजस्मे ने अपनी जगह छोड़ दी, और या फिर वो जगह भी कुछ भी थी, किसी मुजस्मे के अकब से निकल कर हमारे सामने आया था। मेरे और लैरी को इनके कदम ठटक गए, और हमने खौफनाक निगाहों से देखा। ये मुजस्मा नहीं बल्कि एलन डॉग था, जिसके हाथ में पिस्तौल दबा हुआ था। मेरा चेहरा बिगड़ गया। मैंने दहशत भरी निगाहों से एलन डॉग को देखा, और एलन डॉग के करख्त लहजे में मुझसे बोला, तुम लोग जो कोई भी हो, और मैं तुम्हें बड़े इत्मीनान से इसी जगह हलाक कर दूंगा, और तुम्हारी लाशें यहाँ छोड़कर निकल जाऊंगा। ज़िंदगी चाहते हो तो प्लास्टिक की वो नलकी मेरे हवाले कर दो। मैंने एक लम्हे के लिए हैरत से एलन डॉग को देखा, लेकिन दूसरे लम्हे मेरी ख्यालात रफ़ा हो गई। ज़ाहिर है कि इस वक्त में ज़ैम्बूका के मेकअप में नहीं था, चुनाचा एलन सोच भी नहीं सकता था कि ये मैं हो सकता हूँ। उसके साथ ही लैरी कोइन भी शशदा रह गई। एलन डॉग ने पिस्तौल सीधा किया तो मैंने जल्दी से दोनों हाथ उठाते हुए कहा, बेवकूफ़ी मत करो एलन डॉग, तुम जानते हो इस हमाकत का नतीजा क्या निकल सकता है। एलन डॉग बुरी तरह ठटक गया। या तो मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर हैरानी हुई थी, वाकई उसने मेरे जुमले पर गौर किया था, और मैंने ज़ोर ज़ोर से गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम्हारे पिस्तौल पर सलेंसर भी नहीं है, और अगर तुमने गोली चला दी तो नतीजा जानते हो क्या होगा। शायद तुम्हें यह बात मालूम नहीं डैन गार्बो, इस वक्त अपने इलाके के चप्पे चप्पे पर तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। गार्बन एलन डॉग को मेरा लहजा जाना पहचाना मालूम हुआ, और वो मेरे अल्फाज के सैर में खो गया। और फिर यह हकीकत भी थी कि उसके पिस्तौल पर सलेंसर नहीं था, लेकिन खुद फरामोशी के लम्हात का उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। दफ़तन लैरी कोइन की लाश चली, और एलन डॉग के हाथ से पिस्तौल फिजा में परवाज़ कर गया।
मैं किसी ज़माने में क्रिकेट का अच्छा खासा खिलाड़ी था और फील्डिंग करते हुए कैच छोड़ देना अपने लिए बदतरीन गाली तस्वर करता था। चुनाचा इस वक्त भी वही मंजर याद आ गया और मैंने पिस्तौल दोनों हाथ में पकड़ लिया। एलन डॉग लैरी कोहेन की जन्म पलटा था, लेकिन अब भला ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि मैं उसे लैरी कोहेन पर हमला करने की इजाज़त देता। मेरी गैरत भी जोश में आ गई। चुनाचा मैंने अकब से एलन डॉग की कमीज़ का कॉलर पकड़ा और उसे एक ज़ोरदार झटका देकर नीचे गिरा दिया। लैरी कोहेन जंग वजदल में माहिर थी। जैसे ही एलन डॉग नीचे गिरा, लैरी कोहेन के जूते की ठोकर उसके सर पर पड़ी। एलन डॉग हल्क फाड़ कर चीखा था, लेकिन मैं शिद्दत दहशत से उस पर गिर पड़ा और मैंने दोनों हाथों से उसका मुंह दबोच लिया, वरना उसकी धार बड़ी ज़ोरदार थी और बाहर तक उसकी आवाज़ जा सकती थी। मैं किसी कीमत पर एलन डॉग को चीखने का मौका नहीं देना चाहता था। चुनाचा लैरी कोहेन मुझे उस पर से हटाती रही, लेकिन मैं उसे चिपक गया था जैसे उसके जिस्म ही का एक हिस्सा हूँ। लैरी कोहेन ने बिल आकर मुझे उस पर से हटा लिया, लेकिन एलन डॉग अब भी सीधा ही पड़ा हुआ था और उसके बदन में जुम्बश नहीं थी। न जाने क्या हो गया था। लैरी कोहेन ने झुक कर उसका चेहरा देखा और आहिस्ता से बोली, मर गया, मर गया। मैंने मुतहय्यराना अंदाज में कहा और लैरी कोहेन हंस पड़ी। तुम्हारी यही अदाएँ मुझे हमेशा याद आती रही मंसूर। तुमने इत्मीनान से उसे हलाक कर दिया, हालांकि बड़ा कवि हैकल आदमी था, और अब मासूमियत से मुझसे पूछ रहे हो कि क्या ये मर गया। ओहो, अच्छा हुआ और मैंने उसे मार दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, और मैंने शान से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इस बुत कदे में कोई आ भी सकता है। हम इतने आज़ादाना तौर पर यही नहीं घूम सकते और उसे किसी मुजस्मे के अकब में डाल दो, वरना हम भी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे। मैंने बौखला कर एलन डॉग का पिस्तौल अपने लिबास में रखा और फिर मैंने और लैरी कोहेन ने उसे उठाकर एक गोशी में घसीट लिया और उसके बाद हम दोनों अहाते के दरवाजे से बाहर निकल आए। लैरी कोहेन ने कहा था कि उसने एक ऐसा रास्ता दरियाफ्त कर लिया है जिससे वह 20 बार बाहर जा चुकी है और अंदर आ चुकी है। चुनाचा मुझे इत्मीनान था।